नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी की मीटिंग होने वाली है। यूपी विजय के बाद योगी बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें मोदी और योगी के बीच होने वाली मीटिंग पर हैं। मोदी का गाइडेंस देते हैं, इस पर सबकी निगाहें। योगी उसे कैसे फॉलो करते हैं, इसी से 24 की लड़ाई का डायरेक्शन तय होगा। योगी कब शपथ लेंगे, योगी के कितने डिप्टी सीएम होंगे और मंत्री कौन कौन बनेंगे, इन सब पर आज फैसला हो जाएगा। योगी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की मोहर के बाद लखनऊ रवाना होंगे, तब जाकर यूपी में नई सरकार बनने का पूरा प्रोसेस शुरू होगा। योगी 2.0 कैबिनेट कैसी होगी, यह सिर्फ मोदी और योगी ही जानते हैं, मगर कुछ क्लू जरूर है हमारे पास, कुछ संकेत जरूर हैं जो बता रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन के बाद एकदम नया सामाजिक समीकरण तैयार हुआ है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जो एक नया सामाजिक समीकरण बना है, कैसे जातियों ने भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी पर। एक बड़ी चर्चा हुई थी कि ब्राह्मण नाराज हैं, तो सबसे पहला फिगर देख लीजिए कि यूपी में कितने ब्राह्मण योगी के साथ। 2017 में 83% ब्राह्मणों का साथ मिला था, अब 89% मिला है, यानी ब्राह्मणों का साथ बढ़ा है। अगला जाति वर्ग है जाट, क्योंकि माना जा रहा था कि जाट बीजेपी से नाराज है। 2017 में जहां 38% जाट थे साथ, वो बढ़कर 54% हो गए, यानी जाटों ने भी बीजेपी को अपना भरोसा दिखाया है। अब बारी है निषाद की, क्योंकि निषाद जात को तोड़ने की कोशिश की गई। 2017 में जहां निषाद 74% थे, वो कुछ जरूर घटे, 63% हो गए, लेकिन निषादों का भरोसा भी रहा। मौर्य, सैनी, कुशवाहा, इस पर भी बड़ा सवाल था। 2017 में जहां 56% थे, 2022 में वो बढ़कर 64% हो गए। तो आप समझिए कि किस तरीके से भरोसा बढ़ा है। पिछड़ा वोटर योगी के साथ कितना रहा? 2017 में 62%, 2022 में 66%, यानी गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़े वर्ग ने भी बीजेपी पे अपना भरोसा जताया है। तो यूपी में ठाकुर किसके साथ, यह भी देख लेते हैं। 2017 में जहां 70% ठाकुर बीजेपी के साथ थे, 2022 में वो 87% हो गए, यानी हर वर्ग का वोट योगी को मिला। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव के साथ कौन है? तो अखिलेश यादव के साथ 83% यादव, 79% मुसलमान, ये जातियां साथ खड़ी दिखाई दी हैं। यानी अब जिस तरीके से पूरा वोट मिला है, उससे पता चला कि इस वोट ने जातियों की दीवार तोड़ी, जातियों के नाम पर होने वाली ठेकेदारी की दीवार तोड़ी। तो क्या इन जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? इसी बात पर हम जवाब 2 में चर्चा करेंगे। यूपी चुनाव में योगी के खिलाफ और अखिलेश के साथ लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने आज बम गिरा दिया। राजभर ने मान लिया कि उनको पहले दौर की वोटिंग के बाद यह लग गया था कि योगी सरकार की वापसी होगी और अखिलेश चुनाव हार जाएंगे। ओपी राजभर से बात की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने। हम 4 लाख वोट खाली पीछे हैं। जितना वोट भारतीय जनता पार्टी पाई है, उसे 4 लाख खाली वोट हम पीछे हैं। 4 लाख वोट अगर हमको और मिल गया होता तो सरकार हमारी बन गई होती। जीत हार तो 1 वोट से भी तय होती है। आपका एक बयान ये भी आया कि पहले फेज के चुनाव के बाद ही आपको ये आभास हो गया था, क्योंकि पहले फेज में जो इलेक्शन हो रहे थे वो जाटलैंड में हो रहे थे, किसानों के गढ़ में हो रहे थे। आप ये बयान दे रहे हैं कि आपको आभास हो गया था, लेकिन मनोबल बढ़ाना था। भाई हम कैसे कह दें कि हम चुनाव हार रहे हैं? अंतिम क्षण तक डॉक्टर जब तक पेशेंट मर जाता है तभी उसके साथ रहने वाले से नहीं कहता कि मर गया। वो अपने कंपाउंडर वार्ड बॉय से कहता है कि इसकी डेथ हो गई, इसको डिस्चार्ज कर दो। आभास कैसे हुआ अचानक? देखिए, जो किसान आंदोलन के भरोसे उधर बड़ी चर्चा थी, तो किसान आंदोलन का जो असर था, ये 5-6 जिले में वहीं के किसान आंदोलित थे, और जो मथुरा आगरा के इलाके में जो था, उधर किसान आंदोलन का असर नहीं था। तो जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग में हम शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत के इलाके में तो हम ठीक वोट पा गए, लेकिन वहीं हम मथुरा, आगरा, अलीगढ़, उसी बेल्ट में हमको वोट नहीं मिला।
तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का असर सिर्फ मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत तक सीमित रह गया और पहले दौर से ही तय हो गया कि बीजेपी की वापसी हो रही है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे इस जीत के बाद, तो उन्होंने कहा था कि जातियों की दीवार टूटी है। तो क्या मंत्रिमंडल का गठन करते वक्त वो जातियों की कंसिडरेशन होगी या नहीं? सबसे पहला आपका आकलन इसी पे चाहते हैं। देखिए पवन जी, मुझे लगता है कि जातियों को एकदम दरकिनार करके तो अब कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई निर्णय नहीं ले सकती। और वो इससे भी दिखा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो एक खबर फैलाई गई कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। अलग अलग पार्टियों ने सम्मेलन शुरू कर दिए। फिर कहा गया देखिए पिछड़ों की स्थिति क्या है, पिछड़े अलग अलग जा रहे हैं। तो अचानक भारतीय जनता पार्टी ने जिन विधायकों के टिकट काटने थे वो भी रोक दिए। अलग अलग समय पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल हो या फिर योगी आदित्यनाथ का, ये बताने की कोशिश हुई कि किस जाति की कौन से प्रतिनिधि हैं। जब 2017 में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो दिनेश शर्मा और केशव मौर्य को बनाया गया, तो भी जातियों को बताया गया। तो ये तो अब संभव नहीं है भारतीय राजनीति में। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और जिसको मैं कास्ट रीअलाइनमेंट कहता हूं, वो ये है कि अभी तक सिर्फ गिनी चुनी जातियों का एक कहें कि समूह हुआ करता था, वही सारा लाभ लिया करता था। चाहे वो सवर्ण के नाम पर पहले रहा और बाद में पिछड़ों में यादव और पटेल। लेकिन अभी सभी जातियों का एक हिस्सेदारी उनकी बने, उनके समूह को कुछ न कुछ मिले, ये हर पार्टी की चिंता में रहता है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का ये जो मंत्रिमंडल बनेगा, अब उसमें 2 उप मुख्यमंत्री होंगे या उनकी संख्या बढ़ेगी, मुख्यमंत्रियों को किनको बढ़ाया जाएगा ये पार्टी तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी को इतना तो बहुत अच्छे से पता है कि बहुत कठिन समीकरण है, एक भी समीकरण गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए सबको हिस्सा देने की कोशिश होगी। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि योगी की जो दूसरा कैबिनेट होगा उसमें 2024 की छाप ज्यादा दिखाई देगी या खुद योगी की छाप ज्यादा दिखाई देगी? देखिए, मुझे लगता है कि संतुलन की बात होगी। 2024 एक लक्ष्य है बीजेपी का और यूपी उस लक्ष्य प्राप्ति में एक बड़ा योगदान करता है 80 लोकसभा सीटों की वजह से। दूसरी चीज ये कि पिछली बार जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो चुनाव से पहले चेहरा नहीं थे। तो जो पहला मंत्रिमंडल गठन हुआ था 2017 के बाद, उसमें योगी जी की इतनी छाप नहीं थी। लेकिन अब की बार थोड़ा योगी जी की भी छाप इस मंत्रिमंडल में नजर आएगी। थोड़ा जैसे अभी हर्ष कह रहे थे, हर्षवर्धन जी की जातीय समीकरण तो बैठाने की कोशिश की जाएगी, क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी। कुछ एक ऐसे लोग जो दिल्ली के नेताओं की खास पसंद होंगे, 1-2 नाम 4 नाम इस तरह के भी आ सकते हैं, जैसे कि जो शर्मा जी पूर्व IAS अधिकारी प्राइम मिनिस्टर द्वारा भेजे गए थे चुनावों से पहले, उनकी क्या भूमिका रहती है। तो पूर्व के 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी क्या भूमिका रहती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मेरे आपसे हम सबसे ज्यादा बेहतर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो गणित है वो ये देखने में ज्यादा कामयाब और कारगर होगी कि जमीन पे कौन सी इक्वेशन, मतलब बदलाव भी दिखेगा, कंटिन्यूटी भी दिखेगी, फ्यूचर की संभावनाएं भी दिखेंगी, आगे के समीकरण भी दिखेंगे। तो ये सब बातों का एक गठजोड़ इस मंत्रिमंडल में दिखेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। फाइन बैलेंस की कोशिश होगी। राजीव जेटली जी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। राजीव जी, हम सबसे ज्यादा शायद आपके पास जानकारी होगी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा मंत्रिमंडल होगा, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? क्या आप ऐसी स्थिति में हैं कि कोई एक हल्का सा इशारा दे पाएं? नहीं, आपने गलत बोला पवन जी। आपने कहा कि जानकारी आप लोगों से उपलब्ध होती है। हम सभी लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, बता दीजिए, शायद आपके पास ज्यादा अपडेट हो, कि आप तो ब्रेकिंग चलाते हैं, हम आपकी ब्रेकिंग का इंतजार करते हैं। तो ऐसा हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं होती है। और देश के प्रधानमंत्री, हमारी जो पार्लियामेंट बोर्ड है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सब मिलकर के निर्धारित करते हैं कि किस तरीके का मंत्रिमंडल निर्धारित करना है। उत्तर प्रदेश की जनता को गौर कीजिएगा इस बात की तरफ, उत्तर प्रदेश की जनता की जरूरतों को पूरा करने की जो मुहिम है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जातियों के आधार पर निर्धारित और धर्म के आधार पर निर्धारित नहीं होती हैं। हमारी नीतियां जो निर्धारित होती हैं वो जन कल्याण के आधार पर निर्धारित होती हैं। अरे भाई, अगर आप सब लोग फलेंगे फूलेंगे तो वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ाव बना रहेगा।
अगर वो लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे तो वो कोई भी जाति विशेष से क्यों ना आता हो, अगर वो इस तरीके के सोच के साथ कोई राजनीतिक पार्टी चलेगी तो अपना नुकसान करेगी। और ये आपने देखा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है आपको। जो लोग भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीत करके आते थे, जातियों की राजनीति करी, धर्म की राजनीति करी, तभी तो आज उनका यह हश्र हुआ है। तो हम तो एक नई पहल कर रहे हैं। राजीव जी, सिर्फ हम आपसे समझना ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वोटरों ने जातियों की दीवार तोड़ी है। क्या बीजेपी वो जातियों की दीवार की बजाय रिप्रेजेंटेशन भी है, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, जात सिर्फ तोड़ने वाली बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन की बात है। तो क्या वो जातियों ने जो भरोसा जताया है उसके प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? कम से कम इतना कह पाएंगे आप? देखिए, जातियों का रिप्रेजेंटेशन होगा तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक जाति से आता है तो क्या उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर दूसरी जाति के लोग नहीं रहते होंगे? क्या उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए? क्या उनको अपने अधिकार नहीं चाहिए? अरे भाई, हम तो कहते हैं इस देश की एक जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। अब कोई व्यक्ति अगर किसी विधानसभा से आता है और वो किसी दूसरी जाति विशेष से ताल्लुकात रखता है, उसमें कोई दूसरी जाति के ज्यादा वोटर होते हैं, तो क्या उनको वंचित कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये काम होता रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमसे पहले जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं उन्होंने इन कामों को किया है। वहां पुलिस को हिदायत दी जाती थी कि एक जाति विशेष का केवल सुनवाई होनी चाहिए, दूसरा कोई अगर वंचित व्यक्ति आता है जिसके अधिकारों को कुचला जा रहा है तो उनकी सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए। यही परंपरा अगर हमने भी कायम कर दी तो हम कहां खड़े होंगे फिर? इस देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है कि इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से जाति से आता हो, उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा। हो सकता है कुछ वक्त के लिए कोई धर्म विशेष हमसे किसी वजहों से दूर जाता होगा, लेकिन जब उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको माफी के साथ बीच में रोकना चाहता हूं, ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा होगी। और तस्वीरों में हम प्रियंका गांधी को देख सकते हैं, अजय माकन को देख सकते हैं, और सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। तो अब कांग्रेस ने तुरंत बैठक बुलाई है। देखना होगा कि इस बैठक में चर्चा क्या होती है, क्योंकि अक्सर ये ट्रेंड हमने देखा है कि चुनाव में हार के बाद इस्तीफों का दौर होता है, बाद में वो स्वीकार नहीं किए जाते और फिर चीजें एज इट इज जैसी थी वैसी ही रहती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा कि क्या वो इन परिणामों के बाद कोई आमूलचूल परिवर्तन करेंगे या फिर सिर्फ इस्तीफे देने की परंपरा और उसे ना स्वीकार करने की जो एक पद्धति हमने देखी है वो बरकरार रहेगी। तो सबकी निगाहें मोदी और योगी की मुलाकात पर तो है ही। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का दम भरने वाली कांग्रेस आज इन चुनाव नतीजों पर क्या फैसला करती है, इस पर भी सबकी निगाहें होंगे। तो एक बार चर्चा में यही ले आते हैं संजीव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस अक्सर इस तरह की बैठक करती है, लेकिन G23 इस तरह की बैठक से संतुष्ट नजर नहीं आता। इस आत्म मंथन में क्या अभी तक आपको लगा है कि मिसिंग रहा है? देखिए, जो सबसे खास चीज मिसिंग रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को आगे क्या रास्ता अख्तियार करना है, किस तरह की नीतियों पे चुनाव लड़ने, क्या मुद्दे उठाने और उनको जनता के पास किस तरह तक पहुंचाना है, ये सबसे उनकी बड़ी चुनौती है। नेता चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, राहुल गांधी नेता रहते हैं, कोई और नेता बन जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से लगातार, और एक्चुअली में तो आप देखिए तो उससे पहले भी 206 सीट थी 2009 में और 141 ऐसे कुछ सीट थी 2004 में। तो कांग्रेस के पास एक नैरेटिव, एक निश्चित मत की कमी है जिसको लेके वो मतदाता के सामने जाए। हम इस चीज के लिए खड़े हैं, ये हमारी सोच है, ये हम चाहते हैं, ये हम करेंगे, और ये हम अभी नहीं हो रहा है। अभी कांग्रेस की ट्रेजेडी ये है, जो ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की है, कि वो एक कोई पॉजिटिव नैरेटिव नहीं दे पाते। आप लगातार मोदी जी की आलोचना कीजिए, और मोदी जी और बीजेपी की सरकार में कोई ऐसी महान बात नहीं है कि उनकी आलोचना के बिंदु नहीं गिनवाए जा सकते। लेकिन खाली आलोचना नहीं, जो मतदाता है, जैसे आप पार्टी पंजाब में लेके गई तो वो एक उम्मीद लेके गई कि हम ये करेंगे, तो बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया। कोई बात नहीं कर रहा ना बीजेपी जो भी कारण रहे, लेकिन 2 सीट पे सिमटी, 3 सीट पे सिमटी। तो अगर आप एक पॉजिटिव नैरेटिव, वो पार्टी को मंथन करना पड़ेगा, एक ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि हम किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं और हम क्या कहेंगे मतदाताओं। उसमें राहुल गांधी रहे, प्रियंका गांधी रहे, ये मेरे ख्याल से गौण मुद्दे हैं। मेरा मानना है कि राहुल प्रियंका ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, सोनिया गांधी की जिम्मेदारी है,
लेकिन उसकी जगह क्या कपिल सिब्बल कुछ कमाल कर देंगे, या चिदम्बरम साहब, या आनंद शर्मा जी, या फॉर दैट मैटर इवन सचिन पायलट जो युवा नेता है, ऊर्जावान नेता है। लेकिन जब तक आपके पास एक निश्चित आइडियोलॉजी नहीं है, सोच नहीं है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, तो आप क्या उखाड़ लेंगे? सोच नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। हर्षवर्धन जी, एक सवाल आपसे यह बनता है कि जिस तरीके से हमने पिछली जो बैठकें देखी है, वो उसके हिसाब से हमेशा ये चर्चा ज्यादा रहती है कि कांग्रेस पे वर्चस्व किसका हो, गांधी परिवार का हो या गैर गांधी परिवार का। तो क्या कांग्रेस की जरूरत इस बात को लेकर है कि चुनाव कैसे लड़े? नहीं, कांग्रेस की जरूरत क्या है यही अगर समझ लेते तो हम लोगों को इस चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती। और पवन जी, एक हम लोग पता नहीं है वो फिर से किस पाठ्यक्रम का हिस्सा है या देश में कहीं और पढ़ाई जाती कि नहीं, लेकिन यूपी बोर्ड में हिंदी में एक यशपाल की कहानी थी पर्दा, और उसमें चौधरी पीरबख्श जो है वो चुंगी महकमे के दरोगा थे, और उस वक्त के लिहाज से वो खानदान वो अपने मकान को हवेली बुलाता था, पर्दा हमेशा बहुत कीमती रहता था। बाद में वो कर्जदार होते गए और एक दिन पठान आया और उसने पर्दे को ठेल दिया, पर्दा गिर गया। सब कुछ सामने आ गया कि उनके घर की महिलाएं तक अच्छे भले कपड़ों में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की दशा कुछ ऐसी ही है, और उसको स्वीकारने को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तैयार नहीं है। आप पुरखों की विरासत को, उससे आप ऊर्जा ले सकते हैं, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसी की बात करते हुए आप अगर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी कमजोर मीटिंग नहीं दिखेगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये एक राष्ट्रीय पार्टी की मीटिंग हो रही है। लेकिन जब आप कार्यकर्ता की बात करेंगे, जब आप नेतृत्व की बात करेंगे, जब आप कार्यक्रम की बात करेंगे, जब आप इंगेजमेंट की बात करेंगे, तो वो कहीं नजर नहीं आता। फिर चाहे यानी नेता तो है कांग्रेस के पास, कार्यकर्ता नहीं। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है। वापस लौटते हैं उस बात पर कि आखिर योगी सरकार की कैबिनेट कैसी होगी। हम राजीव जी से बात कर रहे थे, राजीव जी कह रहे हैं कि हम जात पात नहीं, प्रतिनिधित्व जरूर देंगे सबको। संजीव जी, हम आपसे समझ लेते हैं, एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत से ऐसे मंत्री जो छोड़कर गए थे बीजेपी को, वो भी चुनाव हार गए। लगभग 15 बर्थ खाली हुई हैं। तो क्या अब बीजेपी की कोशिश ये होगी कि उन सब वर्गों से बीजेपी के नेताओं का कद बढ़ाया जाए ताकि उन्हें बाहर से ठेकेदारी करने वाले नेताओं की जरूरत ना पड़े? देखिए, चुनाव हार गए और जीत गए ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। अरुण जेटली जी चुनाव हार गए थे अमृतसर से, और उसके बाद उनको वित्त और रक्षा मंत्रालय दिया गया। तो आदमी की पहचान, आदमी की कद्र, उसकी लॉन्ग टर्म संभावनाएं, उसका विगत का कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें ज्यादा है। एक चुनाव तो कोई भी हार जीत सकता है। इनफैक्ट जेटली जी तो बहुत कम लोकसभा के चुनाव जीत पाए उस तरह से, लेकिन उनमें एक बुद्धिमत्ता थी, उनका एक सोच था, उनकी एक रणनीतिकार की तरह से पहचान थी। तो चाहे वो पुष्कर धामी है, चाहे केशव मौर्य है, अब उनका आकलन, उनकी क्षमताओं का आकलन, उनके कार्य कौशल का आकलन ये करना मेरा और आपका काम नहीं है, तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। तो मैं नहीं मानता कि हार जीत एकदम निर्णायक बात है। आज पंजाब में अगर सभी जने हार गए आपके नेताओं के सिवा, अगर जो 84 का इलेक्शन था उसमें सभी जने हार गए थे, इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो सिंपैथी वे खड़ी हुई थी, तो अगर उन सब का हमेशा के लिए पत्ता कट जाता तो भारतीय राजनीति की तस्वीर क्या? तो वो बात नहीं है। आपको अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, उनकी क्षमता देखनी पड़ेगी। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अलग अलग, अल्टीमेटली तो ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जनता की सेवा उसका एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन घूम फिर के सबसे बड़ा लक्ष्य तो राजनीतिक दल का हमेशा चुनाव जीतना ही रहेगा। तो उसके नजर में कौन सा दल, कौन सी टीम सबसे बेहतर एग्जीक्यूट कर पाएगी जमीन पर आपके कार्यक्रम, वो चुने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में कह रहे थे कि एक हार अंतिम नहीं हो सकती और एक जीत स्थायी नहीं हो सकती। राजीव जेटली जी, कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जातियों की दीवार तोड़ेंगे लेकिन रिप्रेजेंटेशन होगा, तो क्या जरूरत है आपको कि आप अपनी पार्टी के अंदर उन जातियों के नेताओं का कद बढ़ाएं ताकि आपको बाहर से नेताओं की जरूरत ना पड़े जो चुनाव से पहले आते हैं ये दावा ठोक कर कि इस जात का वोट मेरे पास है? पवन जी, हमारी एक ही जाति है, और उस जाति का नाम अगर आप कहें, अब वो पूरे देश को कबूल है।
पूरा देश उस जाति के साथ चलना चाहता है, क्योंकि वो जाति देश से सीधा संवाद करते हैं। उसका नाम है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। और सीधा संवाद वो जनता, देश की जनता के साथ करते हैं। उनकी जरूरतों का एहसास उनको है और उन जरूरतों के हिसाब से ही जो गरीब जनता को उनके बेनिफिट पहुंचाए गए हैं, उसका रिजल्ट हमें अब परिणाम स्वरूप देखने को मिल रहा है। वो किसी भी राज्य के अंदर आप ले लीजिए। कुछ राज्य ऐसे रहे हैं जिसके अंदर हमने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हम अलायंस में रहे और हमेशा हमने अलायंस की सरकार का ही बढ़ावा किया। अगर हम वहां पर भी पहले से अगर एक्टिव रहते तो मुझे लगता है बाकी का जो एक आध राज्य है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता। और मैं कह रहा हूं कि देश की जनता इन बातों से बहुत बार जा चुकी है। ये जातियों के आधार पर बंटवारे जो है ना, ये राजनीतिक सर्वाइवल लोगों के रहे हैं लगभग 50-60 साल तक। उन्होंने करा इस बात पे सर्वाइवल कि जातियों को बांटा जाए, धर्म विशेष को जोड़ा जाए और एक ऐसा समीकरण बनाया जाए जिससे उनका एक, जिसे कहते हैं ना, बीजेपी जात की बात नहीं करना चाहती। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक जात हैं, वो गरीब की बात सुनते हैं। तो क्या इस कैबिनेट में मोदी का अक्स दिखाई देगा या योगी का प्रभाव भी अलग से दिखाई देगा? देखिए पवन जी, इसमें बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं रह गई है। पहली बात तो ये कि ये कैबिनेट ठीक है, करीब 10 मंत्री हारे हैं और उनकी जगह दूसरे नए मंत्री लेंगे। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप है उसमें लगभग सभी जाति समूहों के नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य भले हार गए हों, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सर्वाधिक जितने जो कहें कि नेता वो भारतीय जनता पार्टी में है, उसमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध नेताओं में से वो शामिल रहे। तो इसलिए ऐसा कह देना कि सिर्फ जो संजीव जी ने कहा उस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं, और वो तो मेरे शहर के हैं इसलिए मैं जानता हूं कि सिराथियों की जनता को पता नहीं क्या लगा, इतना विकास का काम केशव मौर्य ने किया है और वो अपने आप में बड़े नेता हैं। एक बड़ी जो पहचान है, विश्व हिंदू परिषद से निकल कर आए, राम मंदिर आंदोलन से निकले, और दूसरे भी जो नेता हैं, तो ये नेता कोई मोदी या योगी नहीं होंगे। ये वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अपने कैडर है, अपनी लाइन है, संघ की पृष्ठभूमि से है, परिषद की पृष्ठभूमि से है, या भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम किया है। आपने एक सवाल पिछला पूछा था और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस इशू को, उस चिंता को एड्रेस करना चाहिए। वो ये कि अपने नेताओं को वो बड़ा बनाना सीख पाएंगे क्या योगी आदित्यनाथ अब जो अगली भूमिका उनकी तैयार होगी उसमें उनके साथ कुछ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स दिखेंगे क्या? जी बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ की दूसरी कैबिनेट कैसी होगी, इस पर चर्चा हो रही है और चर्चा में पहले सवाल उठा कि क्या बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं का कद बढ़ाएगी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बनाएगी? राजीव जी, ये सवाल उठाते वक्त हर्षवर्धन जी बड़े शक के अंदाज में बोल रहे थे, तो क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में यह भी है कि बीजेपी के अंदर के नेताओं का कद बढ़ाया जाए? क्योंकि माना यह जाता है कि बीजेपी बाहर से आने वाले नेता की तो बहुत वैल्यू करती है, लेकिन अपनी पार्टी के नेता का कद बढ़ाने से डरती है। आप जी इसको उल्टा ले लीजिए, शायद आपने गलत बोल दी। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो नेताओं का कद बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नेताओं का कद बढ़ाया है इस देश के अंदर। अगर आज की डेट में देश के, आप तो दुनिया बोलना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई नेता माना जाता है तो देश के प्रधानमंत्री माने जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। देश के अंदर सबसे मजबूत अगर नेता माने जाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी माने जाते हैं, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री। अरे और कितनी बड़ी लिस्ट है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनकी वजहों से तो नेता सर्वाइव करते हैं दूसरी पार्टी के, हमारी पार्टी में आकर के। और आप ये बता रहे हैं कि आप अपनी पार्टी के नेताओं का कद बढ़ाइए। बताइए, मुझे नाम बताइए किस किस का कद बढ़ाना है। यहाँ तो आप देखेंगे तो किसी का ऐसा कद ही नजर नहीं आएगा जिसे आप छोटा आंक सकें। हमारे तो सभी नेता बहुत बड़े नेता हैं और ये बड़े नेता ना होते तो इतना हाई भी मैंडेट हमें ना मिलता। तो आप सबसे पहले तो अब यह बात सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा इस वक्त देश में नहीं, दुनिया में कोई नेता नहीं है। जी बिल्कुल। तो बस सवाल को थोड़ा सा आपको एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं। आपने कहा कि हमने बनाए हैं, लेकिन कोई मौर्य, कोई कुशवाहा, कोई बाहर से आता है तो उसको बहुत वजन मिलता है। पार्टी के अंदर से बाकी सब नेता जो हैं वो सिर्फ संगठन के नेता के तौर पे होते हैं, वो किसी प्रतिनिधित्व के तौर पे नहीं आते, इसलिए सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहर जाके उन्हें पता चल गया कि ये जात की राजनीति नहीं चलती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव रहता है तो आपका भी सर्वाइवल होता है। बाहर गए ना कुछ लेता, जातियों के आधार पर गए, आज तो, क्या हाल शुरू हुआ उनका बताइए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की आप कहना चाह रहे हो कि कोशिश ये है कि जात से ज्यादा संगठन और देश की बात की जाए। योगी की दूसरी कैबिनेट कैसी हो, इस पर चर्चा चल रही है। संजीव जी, बीजेपी कह रही है हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो यह कैसे संभव हो कि जात की बात भी ना हो और सबको प्रतिनिधित्व मिल जाए? तो ये बीच का रास्ता
दोनों बातें विरोधाभासी हैं या संभव हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल संभव है। इसमें विरोधाभास क्या है? जात की बात होते हुए ही तो सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर भारतीय समाज की संरचना जातियों पे आधारित है, और जब भी हम देखते हैं तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं तो आपके पहले वाले सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले चल रहा था, वो मुझे ज्यादा दिलचस्प लग रहा था। जी जी, बताइए बताइए। देखिए, हमेशा ऐसा आपको बाहर से आने वालों की हमेशा जरूरत रही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी भारतीय राजनीति बिल्कुल एक वन यूनिपोलर हो गई है। ऐसा नहीं है। दुनिया में ही एक सुपर पावर नहीं है, भारत में भी एक सुपर पावर नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप यूपी का ही मत प्रतिशत निकाल के देख लीजिए, है ना। 60% वोट तो कहीं और पड़ा ही है ना। तो अगर उनमें जनाधार वाले नेता हैं तो आपको चाहिए होंगे। मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी होगी तो ज्योतिरादित्य चाहिए ही होगा। राजस्थान में कोशिश की तो कोई कांग्रेसी नेता के बूते पे ही तो कर रहे थे वहां की सरकार गिराने की कोशिश। अभी भी अगर जतिन प्रसाद या आरपीएन सिंह चुनावों से पहले आए तो, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये रियल पॉलिटिक्स के खेल है। जब भी ज्यादा आदर्श का जामा पहना दिया जाएगा किसी बात को, तब इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा कि जी अंदर वालों को बढ़ाएं, बाहर से आने वालों को बढ़ाएं। ये तो एक मार्केट है, और मार्केट प्लेस में जो भी चीज की ज्यादा लोकप्रियता है, किसी जगह किसी की ज्यादा आवश्यकता है, कहाँ पे कौन सा कल पुर्जा लगेगा, कहाँ पे कौन सी जाति का नेता स्पिट बैठेगा। अगर आपको लग रहा था ब्राह्मण नाराज है तो जतिन प्रसाद आए ना, ये अलग बात है। जतिन प्रसाद पिछले 2-3 साल से ही कोशिश कर रहे थे, फिर एन मौके पे ठिठक जाते थे। आरपीएन सिंह जी भी आए वहां पे, तो ये कोई और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और जो यंग लीडर्स हैं वो भी अपना भविष्य तलाशने के लिए जाते हैं इधर उधर। लोग जाते हैं ना सारी, भाई भारत से कनाडा जाते हैं, पंजाब से, यूपी बिहार से बंबई जाते हैं बेहतर भविष्य के लिए। तो पार्टियां बदलने में भी एक बेहतर भविष्य की तलाश है, तो बेहतर भविष्य की तलाश है। हर्षवर्धन जी, कम से कम संजीव ये कह रहे हैं कि पार्टी का अगर विस्तार करना है तो विभिन्न विचारधारा, विभिन्न जाति या विभिन्न प्रतिनिधित्व को वजन देना पड़ेगा। तो बीजेपी अगर सिर्फ अपने तक सीमित रहेगी तो विस्तार कैसे होगा? नहीं, एकदम संजीव जी ने शब्दशः सही कहा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस फर्क को समझाता हूं। देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वही एक नेता नहीं है। ढेर सारे ऐसे नेता हैं जिनको 2013-14 के बाद पार्टी में शामिल किया गया। हेमंत विश्व शर्मा तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो कांग्रेस की पूरी कमान संभालने की स्थिति में थे, लेकिन उनको नहीं राहुल गांधी ने भाव दिया, वो चले आए यहां, और किसी भी भाजपाई से ज्यादा भाजपाई दिखते। मेरा ये कहना है कि आप जब पार्टी के तौर पर, विशेष करके जब आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्टेट में हैं, तो वहां आपको अपने नेता, मतलब ऐसे नेता जो भले ही दूसरे दल से आए हों, लेकिन जो आपके साथ किसी आधार की वजह से टिकते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता नहीं कि बेटे को टिकट मिलना मुश्किल हुआ तो भाग खड़े हुए, या ऐसे नेता नहीं जिनको लगता है कि अच्छा चलो अभी एक राजनीति अलग दिख रही है तो अचानक मौसम विज्ञानी बनने लगे। तो मुझे लगता है कि ये देखना, वरना तो अनुप्रिया पटेल वो तो पार्टी ही दूसरी बनाई हुई है, लेकिन वो पूरी तरह से उनको वो टिकट दिए गए, बल्कि ज्यादा सम्मान दिया गया। तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई, जिसको कहते हैं, विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास नहीं। एक आखिरी सवाल राजीव जेटली जी से ले लेते हैं। सर, पार्टी के विस्तार के लिए हर रास्ता, चाहे वो नेता के लाने का हो या विचारधारा के बढ़ाने का हो, अपनाया जाएगा। तो फाइनल कमेंट आपका योगी 2 की शक्ल पर, कि क्या उम्मीद है आपको कि कैसी होगी, अगर आप बताना चाहें जनता को तो अभी। देखिए, इस देश में मैंने आपको बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूं, आप कितना भी उसको अलग तरीके से पूछने की कोशिश करें। इस देश में 2 जातियां हैं, इन 2 जातियों को मिला के एक ही जाति बनानी है। और जो जिन 2 जातियों का नाम लिया जाता है, गरीब की और एक अमीर की। गरीबी इस देश में नहीं रहनी चाहिए। और जब गरीबी इस देश से हम हटा देंगे तो एक ही जाति रहेगी, और उसके बाद ये सभी राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा जो जाति आधारित राजनीति। तो बीजेपी कम से कम यहां बड़ी बात करती हुई नजर आ रही है कि 2 ही जात हैं, एक अमीर और एक गरीब, और इसी का भेद मिटाना है। आप सबने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।